समकालीन प्रवासी लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए यूके से कादम्बरी मेहरा की कहानी टैटू। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है आपके समक्ष कादम्बरी मेहरा जी की कहानी टैटू। लंदन की सुप्रसिद्ध हार्ले स्ट्रीट का एक लेज़र क्लिनिक, त्वचा के दाग धब्बे मिटाने का केंद्र, स्त्रियों के लिए वरदान। इसी के मालिक विख्यात डॉक्टर अनिल गर्ग, 5 फुट 7 इंच कद, सात्विक सही आकार के परिणाम से बेहद सुती हुई काया, गोरा गुलाबीपन लिए हुए रंग, आंखों पर मोटा चश्मा और गंजा सिर, भाषा सुथरी अंग्रेजी, मीठा स्वर और शाश्वत मुस्कान। पर इन सबसे ज़्यादा उनकी कर्मठता के कारण उनकी मांग रहती मरीजों को। उनकी सेक्रेटरी शीला हो या उनकी अनुभवी नर्स जॉयस, वर्षों से उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती। एक सुबह की बात, शीला जरा घबराई हुई अंदर आई। डॉक्टर गर्ग, एक फनी सा आदमी आपसे मिलना चाहता है। फनी माने क्या? गुंडा या पागल भी हो सकता है, बहुत बड़ा तगड़ा सा है। भेज दो, उसकी कद काठी से डरो मत। आगंतुक सचमुच 6.5 फुट ऊंचा और करीब 20 स्टोन वजन का पहलवान जैसा था। बिना किसी औपचारिकता के कुर्सी खींचकर डॉक्टर गर्ग के सामने बैठ गया। कुर्सी उसके हिसाब से बहुत छोटी थी, अतः दोनों टांगें उसे पसारनी पड़ी। आर यू अनिल जॉर्ज? नो, आई एम कॉल्ड अनिल गर्ग। GARG। डॉक्टर के स्वर की गंभीरता और सहजता ने उसे भी सहज कर लिया। सॉरी, मैं अब आपका नाम ठीक से ले सकूंगा। मेरा नाम तो पैट्रिक है, मगर सब मुझे मैक्स बुलाते हैं। कहिए, क्या सेवा करूं? मैं बिल्कुल एकांत चाहता हूं, और जो भी मैं बताऊं वो मेरे और आपके सिवा किसी को ना पता चले। अगर आप मेरी निजी बातें कतई गोपनीय रख सकते हैं तो मैं इलाज करवा सकता हूं, वरना नहीं। देखो, तुम्हारी निजी बात तो मैं अपने तक रख लूँगा, मगर अपनी शिनाख्त तुम्हें सही सही लिखवानी होगी। मैं फ़ाइलों में दर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ। सब कुछ कानून संगत होगा, वरना दूसरा दरवाज़ा ढूंढ लो। चलो, मान लिया। शीला, जो अभी तक वहीं डटी हुई थी, इशारा पाकर बाहर चली गई। डॉक्टर गर्ग ने खुद उसके बारे में सब सवाल पूछे और उनको दर्ज किया। बहुत से प्रश्नों का वो जवाब देने से कतरा रहा था। अनिल ने समझाया, देखो, खुलकर उत्तर दो, क्योंकि अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है, मान लो कि जैसे तुम्हें कोई एलर्जी हो जाए और तुम दम तोड़ दो, तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। भारत का हूँ तो न्याय भी नहीं मिलेगा। अब वो झिझकते हुए जरा खुला बोला, डॉक्टर, मैं एक अपराधी हूँ। 7 वर्ष की बामुशक्कत कैद भुगत कर आ रहा हूँ। अच्छे कर्म करने के लिए मुझे भगवान ने नहीं भेजा था। रिलैक्स। मैं समझता हूँ कि भगवान ने सबको अलग अलग रोल देकर इस मंच पर भेजा था, मगर तुम जेल क्यों गए? क्या खूनी हो? खून हो गया मुझसे। ज़रूरी समझो तो बता दो, पर अपनी रिहाई के प्रमाण पत्र तुम्हें लाने होंगे, तभी मैं इलाज कर सकूँगा। वो कोई समस्या नहीं है। अब बताओ क्या करना है। उत्तर में वो आदमी खड़ा हो गया और उसने अपनी कमीज़ के बटन खोल डाले। अनायास अनिल के मुंह से निकला, माय गॉड। उसके पूरे बदन पर टैटू छपे थे। टैटू तो पहले भी कई बार देखे थे डॉक्टर गर्ग ने, मगर ऐसे कभी नहीं। वो आपाद मस्तक जैसे विभत्स रस में नहाकर आया था। शरीर पर सांप सलूंगड़े, मगरमच्छ, चमगादड़, मांस खाते लगड़बग्घे, गिद्ध, कटे हुए मानव अंग, ताबूत, सड़ी लाशें और भी न जाने क्या क्या। पीठ पर नृत्य का भुतहा स्वरूप अंकित था और हृदय पर लाल रंग से दिल की आकृति के घेरे में एक अति सुंदर मृत स्त्री। अनिल ने पूछा, क्यों मेरे भाई, तुम्हें इंडियाना जोन्स ने इतना प्रभावित किया? मैक्स हो करके हंस पड़ा। मेरी सुनोगे तो इंडियाना जोन्स की फिल्में फीकी लगेंगी। सुनो डॉक्टर, मुझे ये सब मिटाने हैं, सिर्फ इस दिल की तस्वीर को छोड़कर। पैसे से लाचार नहीं हूँ, जो कहोगे दूंगा, मगर ईमानदारी से कहो, कर सकोगे ये काम? काम तो हो जाएगा, मगर जैसा मैंने पहले से ही कहा है, कानून की हदों में। और तुम्हें मेरी पूरी टीम से निभाह करना होगा, कारण ये लोग मुझ पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर हैं, अतः किसी से बदसलूकी नहीं करनी है। मैक्स हंसा,
उन्होंने शीला और जॉयस को बुलाकर परिचय करवाया। शीला ने उसे सहमति के फॉर्म भरने को दिए। उसने सभी उत्तर सही सही भरे, मगर आजीविका का स्थान खाली छोड़ दिया। ये नहीं चलेगा, डॉक्टर गर्ग ने कहा। तो वो नाराज सा हो गया, मुंह एकदम लाल हो गया और माथे पर पसीना आ गया। डॉक्टर गर्ग को लगा उसे कोई मानसिक फिट आने वाला है, अतः अनायास उसका हाथ मेज के नीचे लगे आपातकालीन अलार्म के बटन पर चला गया। पर मैक्स ने ताड़ लिया, फिर उठकर 3 गिलास पानी पिया और धम्म से बैठ गया। जेल में मेरा दोस्त रवीन ठीक ही कहता था, तुम सबसे भाग सकते हो मगर अपने आप से नहीं। डॉक्टर, मैं एक जल्लाद हूँ, पेशेवर पुश्तैनी जल्लाद। अब डॉक्टर गर्ग जरा संभले, ऊपर से स्वर को संयत करके बोले, कोई बात नहीं, किसी ना किसी को तो ये भी करना पड़ता है। पर एक बात बताओ, आजकल तो मृत्यु दंड बहुत कम दिया जाता है और उसके भी तरीके बदल गए हैं। ये टैटू क्यों? खैर मुझे क्या, अपने फॉर्म पर तुम बस अंडरटेकर लिख दो, बात खत्म। बात खत्म नहीं होती। मैं निहायत हृदयहीन निर्लज्ज इंसान हूँ। मेरा काम है लाशों को ठिकाने लगाना, कैसे भी। कफन दफन तो कानून संगत काम है। मतलब उनका नामो निशान मिटा देना। ऐसी लाशें जो अपराध जगत की थाती होती हैं, खून और बलात्कार के शिकार, वेश्याएं, ड्रग पुशर्स, क्रॉनिक रेपिस्ट, किडनैपर्स, वसूलिये वगैरह। तुमको मिली कहाँ? हर पेशे से जुड़ी एक गैर कानूनी शाखा होती है। मेरा बाप सरकारी जल्लाद था, फांसी चढ़ाया करता था। दादा अंडरटेकर था, मुर्दों से निपटना बचपन से देखा था, यहाँ तक कि वे हमारे घर के आम विषय थे। मेरे एक जन्मदिन पर मेरा दादा एक बच्चे की कॉफिन घर ले आया और उसमें मेरी छोटी सी अलमारी बना दी। किसी कॉफिन बनाने वाली कंपनी ने सैंपल भेजा था। हम मौत के गुलाम थे, उसी की रोटी खाते थे। जब मैं बड़ा हो गया तब मेरे बाप ने एक अच्छी फ्यूनरल कंपनी में लगवा दिया मुझे। मुर्दे आते तो उनको नहलाना और उनका आलेपन करना मेरा काम था, ताकि वो सड़े नहीं। तुम तो जानते हो, यहाँ कई कई दिन बाद दफनाने की बारी आती है। मेरे साथ स्त्रियाँ भी काम करती थीं, जो महिला शवों को सजाती थीं। सभी धर्मों से हमारा पाला पड़ता था। तुम्हें डर नहीं लगता था? नहीं, कभी नहीं। 10 मुर्दे एक साथ पड़े होते थे, मैं अकेला भी कभी होता था वहाँ। ये तो सब नॉर्मल लोग थे। मेरे पिता को तो फांसी के शवों से निपटना होता था, जो मरने से पूर्व ही विकृत हो जाते थे। तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मुझे अपनी बॉडी पर बहुत विश्वास था। अकेला पूरा शव उठा लेता था। बॉक्सिंग मेरा शौक था। खून बहाना अक्सर हो ही जाता था। एक दिन मुझे किसी बदमाश ने अपना साथी बना लिया। उसने जो रास्ता दिखाया उसमें पैसा ही पैसा था। मैं बॉक्सिंग रिंग में अपना कर्तव्य जारी रख सकता था और उसके बताए काम से बहुत जल्दी अमीर बन सकता था। वो खुद एक खूनी था जो अपने देश पोलैंड से फरार होकर यहाँ आ बसा था। उसका संपर्क अपराध जगत से था। उसी ने मुझे इस काम में लगाया। प्रति लाश मुझे आराम से 5 से 10 हज़ार पाउंड तक मिल जाता था। तुम उनको दबा आते थे? दबाना तो धर्म का काम हुआ। मेरा काम था उनको अंग भंग करके ऐसे बिखरा देना कि नाम निशान ही मिट जाए। डॉक्टर, तुमने भी मुर्दे चीरे फाड़े हैं, मगर मैं तुमसे ज़्यादा एनाटॉमी अर्थात शरीर विज्ञान के बारे में जानता हूँ। यही नहीं, मैं कभी उन्हें एसिड के टैंक में रखकर गला देता था या कभी सीमेंट मिक्सर में पीस डालता था। नदी में तो जाने कितने अवयव फेंके होंगे। एक फार्म का खलिहान मैंने किराए पर ले रखा था। वहाँ मेरी आरा मशीन थी। लोग मुझे लकड़हारा समझते थे। ये तुम्हारी छाती पर जो लड़की है, क्या कोई बेवफा प्रेयसी थी? नहीं, ये मेरी अमृत धारा थी। डॉक्टर, मैंने किसी का खून नहीं किया जानबूझकर। मैं बुरे काम करता रहा, मगर बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं जब 26 वर्ष का था, एक दिन एक अज्ञात फ़ोन कॉल आई। किसी ने मुझसे एक लड़की का शव ठिकाने लगाने को कहा। बताए स्थान से मैंने उसे उठाया, अपनी वैन में डाला और रात के अंधेरे में अपने बूचड़ खाने में ले आया। रोशनी में देखा कि वो एक बेहद कम उम्र की बेहद सुंदर लड़की थी। जहाँ उसे मारकर फेंका गया था, उसके पास एक लड़कियों का हॉस्टल था। साफ लग रहा था कि उसका बलात्कार करके उसे गला घोंटकर मारा गया था। उसके शिकारी की यौनेच्छा भी कुत्सित रही होगी, क्योंकि उसकी कलाइयों पर हथकड़ियों के निशान थे और पीठ पर चाबुकें मारी गई थीं। लड़की मुश्किल से 16 या 18 वर्ष की रही होगी। मेरा हृदय रो पड़ा।
मैं उसे और तकलीफ़ नहीं दे सकता था। सुबह तक सुन्न सा उसके पास बैठा रहा, बार बार कोशिश करता कि शायद उसमें कोई हरकत शेष हो, पर नहीं, वो मर चुकी थी। मैं बहुत रोया, सोचा अगर मिल जाए तो उस हरामी का खून कर दूँ। सुबह होने पर मैं अपने पुराने फ्यूनरल होम गया। कुछ ज़रूरी सामान लेकर मैं वापस उसके पास आया। उसे नहलाकर खुशबूदार आलिंगन किया, उसे नए कपड़े पहनाए। उसके हाथ में एक जड़ाऊ अंगूठी थी। मैंने उसे उतार कर अपनी गले की चेन में डाल लिया। अंधेरा होने पर मैंने उसे जंगल में ले जाकर कायदे से मंत्र पढ़कर दफना दिया। मैंने उसका एक फ़ोटो भी उतारा। उसी की नकल मेरी छाती पर छपी है। कुछ दिन बाद मेरे बैंक में बहुत सा पैसा जमा करा दिया गया। मुझे भूत सवार हो गया था इस दरिंदे को खोज निकालने का और उस बच्ची की पहचान मालूम करने का, मगर मेरे हाथ बंधे थे। पहली बार मुझे अपने पेशे से नफरत हुई। मैंने तहकीकात जारी रखी, पर बस इतना जान पाया कि वो उसी हॉस्टल में रहती थी जहाँ से मैंने उसे उठाया था। उसे खराब करने वाला कोई बड़ा आदमी था। उसका नाम और ओहदा उसे बचाने के लिए काफ़ी था। मैं उस आदमी का नाम नहीं जान पाया। उस हॉस्टल की और लड़कियां भी उसने खराब की थीं। पर आत्माएं बोलती हैं। मेरा जीवन पब, रेस कोर्स, जुआ खाना आदि में गुजरता था। खूब पीकर अक्सर मैं किसी सड़क के किनारे ग्राहक की तलाश में घूमती लड़की को अपनी वैन में उठा लाता था। एक रात जो लड़की मेरे साथ आई वो ईस्टर्न यूरोप से भागकर आई मुसलमान लड़की थी। उसका सारा परिवार नष्ट हो चुका था, मगर किसी तरह वो अपनी 5 वर्ष की बहन को उठाए बच गई। यहाँ दरिंदों के हाथ पड़ गई थी और पेशा करके अपनी बहन को पढ़ा रही थी। बहन पढ़ने में अच्छी भी थी। मेरे गले की चैन में पिरी हुई अंगूठी पर उसकी नज़र पड़ी तो पागलों की तरह चीखी। मैंने हैरान होकर उसे शांत कराया और कारण पूछा। उसने रो रो कर बताया कि उसकी बहन के हाथ में भी वैसी ही एक अंगूठी थी, पर उसकी बहन कहीं चली गई। कोई उसे फुसलाकर हॉस्टल से निकाल ले गया। कहते कहते वो फपक फपक कर रोने लगी। हॉस्टल के वार्डन ने उसी को बुरा भला कहा और कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। तुमने बता दिया उसे? नहीं, उस वक्त नहीं। मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैं उसे अपने खलिहान पर लाया। वहाँ मैंने उसकी बहन के पुराने कपड़े संभाल रखे थे। उन्हें देखकर वो रोने लगी। तब मैंने उसे सारी कथा सुनाई। उसे वो कब्रें भी दिखाई जो घने जंगल में मैंने बनाई थी। शादी के बाद भी तुम यही काम करते रहे? जाहिर है कि नहीं। मैं ऊब चुका था। प्यार एक शक्ति होता है। मुझे बहुत से काम मिल सकते थे, पर जब मैंने इस काम को लात मार दी तो मेरे बॉस को मुझ पर यकीन नहीं रहा। मेरी खुशी देखकर वो चौकन्ना हो गया। उसने मुझे मार डालने की धमकी दी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर छुप गया। एक घरों का सामान ढोने वाली कंपनी में मजदूरी मिल गई। मैं 7-8 साल आराम से रहा, मगर मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढ लिया। एक रात काम पर से घर वापस जा रहा था कि मुझे 2 कारों ने कार जैक कर लिया। मैंने कार लॉक कर ली, मगर 2 गुंडों ने लोहे की छड़ से शीशा तोड़ डाला और हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने मुझे बाहर घसीटकर खूब मारा, मगर मैं ठहरा बॉक्सर। मैंने निशाना साध कर एक ही कनपट्टी पर मारा। वो वहीं बेहोश हो गया। उसका साथी छुरा लेकर मुझ पर लपका, मगर मैंने वो लोहे का छड़ जो उसके साथी के हाथ में था लेकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। इसके बाद मैंने खुद पुलिस को फ़ोन कर दिया। आत्मरक्षा के कारण मैंने उसे मारा था, अतः मुझे सिर्फ 7 साल की कैद हुई। डॉक्टर, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता था, क्योंकि सब जानने के बाद भी मेरी पत्नी मेरे साथ बनी रही। मगर क्या? डॉक्टर, मैंने तुमको इसलिए चुना क्योंकि तुम हिंदू हो। जेल में मेरा दोस्त रविन कहता था कि हिंदू कर्मों के फल में विश्वास करते हैं। मेरे बुरे कर्म मेरे सामने आ गए। मेरी पत्नी को कैंसर हो गया। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर अनिल ने उसे ढांढस बंधाया। तुम्ही ने तो बताया मुझे कि तुम एक अच्छे इंसान हो और किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान ऐसों की मदद करता है। धीरज रखो। उसने चाहा तो तुम्हारी पत्नी बहुत सालों तक जिएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं कभी अपने पिछले जीवन को नहीं दोहराऊंगा। अपने दोनों बच्चों पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए चाहे जितना खर्चा हो, मेरे निशान मिटा दो। अभी आप सुन रहे थे कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई कहानी टैटू। ये कहानी उनकी चर्चित कहानियों में से एक है।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।